हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ही जल्दी अपनी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम अपनी एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्रम में हम सबसे पहले अपनी हिस्ट्री की बुक को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होती हैं, खासकर की जो सेंटर की जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए एनसीईआरटी की बुक मस्ट होती है, यानी सबसे ज़रूरी होती है एनसीईआरटी की बुक। तो इस वजह से हम एनसीईआरटी को सबसे पहले कवर करेंगे। और ये जो एसएसटी की क्लास है, तो जो भी एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही इसके अलावा जो केवीएस, एनवीएस या फिर DSSB, सुपर टेट ये सब की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो केवीएस, एनवीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, एनवीएस हो या फिर केवीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन सब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एसएसटी की क्लास, ये हिस्ट्री की क्लास, एनसीईआरटी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स ने अभी तक केवीएस के जो सिलेबस है उनको तो देख ही लिया होगा। तो आपको तो पता ही होगा कि आप चाहे मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आपको पढ़ना ही होगा। आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में ये जनरल नॉलेज है ही, तो उसके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। तो आप चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हों या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, ये सी टेट हो गया, एनवीएस, केवीएस, सुपर टेट, DSSB, इन सब के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए हम अपना क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कि मैंने कहा था कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे, लेकिन अब देखते हैं अपने टाइम शेड्यूल में अगर मुझे समय मिलेगा तो हम साथ ही साथ सीडीपी भी यहाँ पर साथ में लेकर चलेंगे। और अगर समय मिलता है तो हम सीडीपी की भी क्लास इसके साथ रेगुलर करेंगे। मैं आने वाले अगले वीडियो में बता दूंगा कि सीडीपी की क्लास हम कब से कंटिन्यू करेंगे, तो हम सीडीपी की क्लास भी साथ साथ चला सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो फ़िलहाल एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करेंगे और अपने जितने भी को पुराने नोट्स होंगे या फिर जो भी उनकी सुविधा होगी उसके हिसाब से वो अपना सीडीपी और अदर सब्जेक्ट क्लियर करते चलेंगे। और जब भी हम अपना सीडीपी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो सीडीपी से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना एसएसटी एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसका क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक है। क्लास 6 हम सबसे पहले कवर करेंगे और ये उसका अध्याय 1 है, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो फ्रेंड्स, ये इस बुक का नाम है हमारे अतीत। जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है उसका नाम है हमारे अतीत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी हिस्ट्री क्लास 6 की जो बुक है उसका नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। क्लास 7 की जो बुक है उसका नाम है हमारे अतीत सेकेंड। और क्लास 8 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम है हमारे अतीत थर्ड। तो इस प्रकार से हिस्ट्री की बुक का नाम इस तरह कुछ रखा गया है। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि हमारे अतीत यानी आवर पास्ट, हमारी जो भूतकाल है उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब यहाँ पर पार्ट कैसे स्टार्ट हो रहा है, रशीदा का सवाल। यहाँ पर एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है इसी तरह से इसका कुछ इंट्रो दिया जाता है जिसको किसी स्टूडेंट के सवाल से जोड़ा जाता है। स्टूडेंट का कोई सवाल होता है, उसकी कोई जिज्ञासा होती है। कहने का ये मतलब है कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको स्टूडेंट से बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए इस तरह की भाषा का यूज़ किया गया है, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। तो यहाँ पर दिया गया है रशीदा का सवाल, यानी रशीदा कोई सवाल पूछ रही है कि रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, वो सुर्खी का नाम था 100 साल पहले, हेडिंग वहाँ पर लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब रशीदा ये सोच रही है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको कौन बताएगा कि 100 साल पहले एग्जैक्ट क्या हुआ था।
अब यहाँ पर हेडिंग आ गया कैसे पता लगाएं, यानी 100 साल पहले क्या हुआ था उसको हम कैसे पता लगाएंगे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी 1 साल पहले की जानकारी के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसे 1 साल पहले की जानकारी हो और 1 साल पहले की घटना उसको याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था वह कैसे जान सकता है। बहुत पहले का मतलब है मान लीजिए 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले क्या हुआ था यह कोई कैसे बता सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी अतीत में ऐसी क्या क्या जानकारियाँ होती हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इस तरह की बातें। यानी ये सोचने से एक तरह से नामुमकिन सी बातें लगती हैं कि 100 साल पहले इंसान क्या खाया करते थे, इसे हम कैसे जान सकते हैं। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, आखेटक किसे कहते हैं, शिकारियों को कहते हैं आखेटक। जो लोग शिकार करते थे या शिकार करते हैं उन्हें आखेटक कहा जाता है। इसके अलावा पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, अब हम ये देखते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। मानचित्र 1 पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब इसके अगले वाले पृष्ठ में एक मानचित्र दिया हुआ होगा नर्मदा, उसमें हमें नर्मदा नदी के बारे में पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये रहा मानचित्र। तो क्या आप इसमें देख सकते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो नर्मदा नदी कुछ इस जगह पर होगा, ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा नर्मदा नदी। तो आप सबको पता होगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, आप सबको पता ही होगा, और इस तरफ ये महाराष्ट्र की ओर चले जाती है और इस तरह ये महाराष्ट्र गुजरात के तरफ से होते हुए इधर से निकल जाती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग, अब ये जो आरंभिक लोग वर्ड दिया गया उससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया जाता है और एक तरफ लिख देता है कि आरंभिक लोग और दूसरी तरफ नर्मदा नदी का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें सही जोड़ी में हम उसे मिलाना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि नर्मदा नदी में क्या आएगा, आरंभिक लोग। यानी कि जो आरंभिक लोग थे वो नर्मदा नदी के आसपास ही कुशल संग्राहक थे। यानी कि जो आरंभिक लोग थे वो नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में ही बसा करते थे और यहीं पर वो अपने खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो जो कुशल संग्राहक थे जो कि नर्मदा नदी के आसपास बसते थे, वे लोग यहीं से अपने भोजन के लिए जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब संग्रहण किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ों को इकट्ठा करना संग्रहण कहलाता है। वे जानवरों का आखेट और शिकार भी करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो वो जानवरों का शिकार करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाओ। अब ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है, हम देखते हैं। यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये किरथर, ये सुलेमान, यानी कि हमारे उत्तर पश्चिम में
किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में। तो ये बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया, यानी जो प्राचीन महिला और पुरुष रहे होंगे वो लगभग 8000 साल पहले ही यहाँ पर गेहूँ और जौ की फसल कहाँ पर उपजाए होंगे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास। तो इसको भी बाकायदा अपने एक फेयर कॉपी आपको बनाना है अपने नोट्स तैयार करने के लिए, और अपने नोट्स में बाकायदा इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है और बिल्कुल हाईलाइट करते चलना है। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक आपको नोट्स बनाते चलना है, और आपको नोट्स किसी से मांगना नहीं है। अपने नोट्स आपको खुद तैयार करना है, क्योंकि खुद अपने ही नोट से पढ़ाई की जाती है। जब भी आप दूसरे के नोट को मांग करके उसके नोट से तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो एक बात आपको बहुत ही ध्यान से अपने मन से इस बात को लगा लेना है कि नोट्स खुद तैयार करना है और ख़ुद अपने नोट्स से तैयारी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, यानी कि जो शुरुआती मानव थे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया, और ये लोग गांव में रहते थे। उनका जो एरिया था वो गांव का एरिया था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व में गारो पर्वत आप लोगों ने सुना होगा। उधर जो 7 बहन जो 7 राज्य हैं उधर है गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत है। और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों को पता लगाओ। मध्य भारत में अपने मतलब कि मध्य प्रदेश के आसपास ये जो है विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। कहाँ कृषि का विकास हुआ? ये गारो और विंध्य की पहाड़ियों के आसपास कृषि के क्षेत्र का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई होगी? सबसे पहले चावल की खेती की गई होगी। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, यानी विंध्य के जो पर्वत हैं उसके उत्तर में ये स्थान स्थित हैं। कौन से स्थान? जहाँ पर चावल उपजाया गया होगा। अब नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ जाते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब क्या कह रहे हैं कि मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी वे छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो आगे चल कर के एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। उन छोटी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले होंगे। अब इसको भी आपको पॉइंट करना है कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व क्या चीज़ है? आरंभिक नगर, यानी 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगर का उदय हुआ होगा। शुरुआती जो नगर बसे होंगे वो उनका बसावट जो है 4700 वर्ष पूर्व हुआ होगा। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ होगा। यानी कि गंगा नदी के आसपास ये आरंभिक नगर कब बसे होंगे? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, आरंभिक नगर का कौन सा काल है? 4700 वर्ष पहले। और गंगा नदी के आसपास कब बसा होगा? तो 2500 साल पहले। इसको आप पॉइंट करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब आपको फिर से मानचित्र में आपको जाना है और गंगा नदी की जो सहायक नदी है सोन नदी, उसका आपको पता लगाना है। तो ये रहा आपका सोन नदी, और इसके अलावा गंगा नदी, ये रहा आपका गंगा नदी। तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी का क्या है? सहायक नदी है। गंगा नदी एक मुख्य नदी है और सोन नदी हमारी गंगा नदी का सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार को पहले किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था।
इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अब धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी। छोटे छोटे राज्य मिलकर के बड़े बड़े राज्य बनने लगे। तो उनमें से एक था मगध। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण की नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के राज्यों की स्थापना होने लगी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने क्या किया, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक यात्रा स्टार्ट किया। कभी कभी हिमालय जैसी ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। यानी कि जब वो यात्रा स्टार्ट करते थे तो हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत है ना, उसके अलावा पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, इन सभी को पार करके और समुद्रों के कारण उनकी यात्रा बहुत ही जोखिम भरी होती थी। और इन जोखिम भरे रास्तों को पार करके लोग फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते। सोचिए पहले के ज़माने में भी क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, कैसी व्यवस्था रही होगी कि इतने मुश्किल रास्तों से भी वो बच के निकल जाते थे और अपना यात्रा रोकते नहीं थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो लोग अपने अपने अलग अलग पर्पज़ की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी राजा जो है अपने सेनाओं को विजय हासिल करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। यानी अलग अलग लोग अपने अलग अलग पर्पज़ की वजह से यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब जो शुरुआती मानव रहे होंगे वो यात्रा करने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो जब लोग स्थान बदलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अपने साथ अपनी कुछ परंपराएं, अपने कुछ किस्से, ये सभी चीज़ें भी दूसरी जगह तक ले जाते थे। तो इसी तरह से लोगों के विचार एक दूसरे को जानने को मिलते थे और लोग एक दूसरे के बारे में जाना करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो ये आपसे सवाल पूछा गया है कि लोग आज के समय में लोग जो है यात्राएं क्यों करते हैं। तो सेम चीज़ है, पहले भी जो लोग दूसरे वजह से जो यात्राएं करते थे अलग अलग पर्पज़ की वजह से, आज भी लोग अलग अलग पर्पज़ की वजह से यात्राएं करते हैं। आज थोड़ा डेवलप्ड हो गया है, लोग शिक्षा के लिए यात्राएं करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं। तो उसी तरह पहले भी बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए जाते थे। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। अब यहाँ कहा गया है कि लोगों के लिए रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को छू सके और गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी कि भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पर आकर के यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। यानी जो बाहर से लोग आए उन्होंने भी अपनी कुछ परंपराएं, कुछ संस्कृतियां हमारे देश में लाई और हमारे देश के बारे में सीखा और हमारे देश को सिखाया भी। अब नेक्स्ट दिया है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यानी कि लोग सैकड़ों वर्षों से पत्थर को जो तराशने का जो एक कला होती है, पत्थर को तराश करके जो मूर्ति बनाया जाता है, और इसके अलावा जो संगीत का काम जो होता है, और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीके भी एक दूसरे से साझा किए,
है ना, अपने तरीके दूसरों को बताते थे और दूसरों के तरीके खुद भी अपनाते थे। अब है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही है हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से। ये जो इंडस वर्ड है इसी से इंडिया बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हैं या भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक एटलस होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपके पास कोई एटलस नहीं है तो आप सबसे पहले बाज़ार से, दुकान से एक एटलस अपने लिए ख़रीद कर ले आएँ। और जब भी आप कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके सामने आपका वो एटलस होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी चीज़ें नक्शे के बारे में बताई जाती है तो आपको बाकायदा उस नक्शे में आपको उस जगह को देखना है। आप बार बार देखेंगे, आपको जगहें याद हो जाएंगी। और एग्ज़ाम्स में कई तरह के क्वेश्चन नक्शे से पूछा जाता है। अगर आप एटलस से पढ़ाई करते हैं तो आपको कई सारे प्रश्न बनाने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस। अब ये जो ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी इस नदी के पूर्व वाले हिस्से में जो भूमि प्रदेश था, जो ज़मीन था, उसको इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब ये जो भारत नाम है उस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में एक समूह कबीले का नाम उल्लेखित है जिसका नाम है भरत कबीला, है ना। तो इसी भरत कबीले के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इसी भरत कबीले के बाद से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। अब यहाँ दिया हुआ है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि का क्या मतलब होता है? ऐसी लिपि या ऐसी लिखावट जिसको हाथ से लिखा गया हो उसको कहते हैं पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकाला गया है। यानी कि ये जो मेनू वर्ड है इसका मतलब होता है हाथ, और इसी से बना हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट को ही हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। अब पांडुलिपि क्या होता है? यानी ऐसी लिखावट, ऐसी चीज़ों पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसको हाथ से लिखी गई है, उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं। यानी वो प्रिंटेड नहीं है, वो हाथ से लिखित है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका कि पांडुलिपि जो है किस चीज़ में लिखी जाती थी। तो कई तरह के आंसर उसमें ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पांडुलिपि जो है ताड़पत्रों या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक विशेष पेड़ जो होता है भुर्ज, तो भुर्ज की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो पांडुलिपि ताड़पत्रों या फिर भुर्ज के छाल पर लिखी जाती है। ये भी आप नोट करके रखेंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे एक पांडुलिपि दी हुई है ना। पांडुलिपि किस में लिखी जाती है? भुर्ज की छाल में या फिर ताड़पत्रों में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि जो है भुर्ज की छाल से बनी हुई है, आप देख सकते हैं।
अब आगे बढ़ जाते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब ये चूँकि ये पेड़ के छालों या पत्तों से बने होते हैं, ताड़ पत्रों से बने होते हैं, तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि भी हैं, किसमें? पांडुलिपि में। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो कौन कौन सी भाषा में पांडुलिपि मिलते हैं यहाँ पर? संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में भी यहाँ पर पांडुलिपि हमारे देश में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। यानी कि जो शासक लोग थे, जो हमारे देश पर शासन करते थे, वो लोग अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवा देते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा उत्कीर्ण किया हुआ एक पत्थर जिसमें किसी का संदेश लिखा हुआ है, आदेश लिखा हुआ है। तो इस तरह पत्थर में अपने संदेशों, अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवा लेते थे। उत्कीर्ण यानी उसमें खोद खोद कर लिखा जाता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इस तरह की उत्कीर्ण ज़्यादातर राजा लोग जब लड़ाइयाँ जीत के आते थे, तब इस तरह का आदेश उत्कीर्ण करवाते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? यानी कि ये बोल रहे हैं कि इस तरह के चट्टान में या पत्थर में जो उत्कीर्ण करवाते थे उसके क्या लाभ थे? तो लाभ यही थे कि उत्कीर्ण करवाने से वो एक मजबूत कठोर बन जाता था, जिसे नष्ट करना मुश्किल होता रहा होगा। इसके अलावा उसको लिखने में क्या कठिनाइयाँ आती होंगी, क्योंकि पत्थर और चट्टान मजबूत रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको लिखने में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही।